वेलकम फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 11 अप्रैल है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं, आप सेंट्रल के हो या स्टेट के हो, उससे पीटी फैक्ट रिलेटेड क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ पीटी फैक्ट प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यह जो न्यूज़ है, सुई की नोक जितनी जमीन पर भी कोई नहीं कर सकता अतिक्रमण। अमित शाह, हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी के द्वारा, अमित शाह अभी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, वहां पर ये बातें की गई है। तो यह जो न्यूज है आप लोगों को यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा। द्विपक्षीय और पड़ोस नीति के संदर्भ में आएगा। भारत चीन विवाद पर मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ 22 अगस्त 2022 के न्यूज में। तो आपको क्या करना है, जो पीडीएफ प्राप्त करते हैं वो जाके अपना पीडीएफ यूपीएस के ऐप पर देख सकते हैं, और जो इस न्यूज़ को कवर कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर यूपीएस के ऐप पर, यूपीएस के चैनल पर, वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इसे कवर कर लीजिएगा। बाकी कहानियाँ सभी वही है। भारत चीन संबंध में अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा रखता है, सभी एस्पेक्ट पर चर्चा की जा चुकी है। अगला न्यूज़ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, यह महत्वपूर्ण घटना है आज के दिन के लिए, आपके न्यूज़ के लिए, और ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। वो पीटी में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ये तीनों स्तर पर जाकर प्रश्न बनता है। और जब भी इस प्रकार के राष्ट्रीय पार्टी के संदर्भ में बातें होती है, प्रश्न लाजमी बन भी जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण राजनीतिक लोकतांत्रिक मान्यताओं को स्थापित करने के लिए पार्टियां अहम भूमिका निभाती है। इसकी दृष्टि से यह आपके यूपीएससी जीएस पेपर 2 चुनाव आयोग और प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे में आएगा। ठीक है। और इससे संबंधित न्यूज को 9 दिसंबर 2022 को कवर किया जा चुका है। हालांकि मैं इसमें कुछ बिंदुओं को स्पष्ट कर दूंगा, और आज का पीडीएफ जो आप लोगों को अवेलेबल होगा की नोट्स का, वो ऐप पर अवेलेबल हो करा दिया जाएगा। उसमें ये सब चीज़ें जो 9 दिसंबर का, उसे अपडेट कर दिया जाएगा ताकि चीज़ों को आप लोग देख सके, समझ सके। तो जहां भी आप लोग 8 पार्टियां लिखे हुए हैं पहले से राष्ट्रीय पार्टी, उसमें करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग सभी लोग। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं हुई, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में चुनाव हुए हैं, जो गुजरात चुनाव के बाद की स्थितियां बदल गई थी, जहां पर आपको आप जो पार्टी है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो है, आपको उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, समतुल्य दर्जा प्राप्त हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, तथा देखिए ध्यान रखिएगा, तृणमूल कांग्रेस, रंगपा और भाकपा को राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया। अर्थात पहले 8 हुआ करती थी, तो उसमें से 3 को वापस ले लिया। तो आपकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 5 रह गई। उसके बाद 1 प्लस हो गया, तो अर्थात 1 प्लस हुआ, तो अब 6 पार्टियां टोटल राष्ट्रीय आपको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से कौन अंदर आया, कौन बाहर आया, सबसे पहले पीटी फैक्ट में यह प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में रलोद, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पांडिचेरी में पीएमके, और बंगाल में आरएसपी, मिजोरम में एमपीसी का दिया गया दर्जा, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा जो खत्म कर दिया गया। तो राज्य स्तरीय पार्टियों पर किन किन पार्टियों का दर्जा समाप्त किया गया, इससे भी आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए पीटी फैक्ट के तौर पर देख सकते हैं। अब याद रखिएगा, यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस, माकपा, बसपा, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीसी, शरद पवार जी की जो पार्टी है वो, और अब राष्ट्रीय, अब आप और अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई। तो देखिए यहाँ पर 4 इधर हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 आप पार्टी, अर्थात 6 पार्टियां अब आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। और भी पार्टियों को बाहर कर दिया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, एक लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है, जिनका गत वर्ष निधन हो गया था। इसके बाद याद रखिएगा, टिपरा मोथा को त्रिपुरा के राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया। तो किसे दर्जा दिया गया, किसकी समाप्ति हुई, और कौन राष्ट्रीय पार्टी, ये सब पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड चीजों को मैंने आपको, कैसे पार्टियों का दर्जा दिया जाता है, राष्ट्रीय पार्टी होने पर कौन कौन सी
लाभ प्राप्त होते हैं, सभी पर चर्चा मैंने क्या किया है 9 दिसंबर को 2022 के वीडियो एनालिसिस में कर चुका हूं। तो जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट है, की नोट जिनको प्राप्त होता है, केवल पीडीएफ जाके देख लीजिएगा। और जो पेड ग्रुप के मेंबर नहीं है वो क्या करना, 9 दिसंबर का वीडियो यूटीआई इसके प्लेटफॉर्म पर जाके कवर कर लेना। हालांकि देखिए पहले भी मैंने सारे चीज़ों को कवर कर दिया है, तो यहाँ पर नोट डाउन आपको राज्य स्तरीय दल दर्जा कैसे दिया जाता है, अर्हताएं क्या है, सभी पर चर्चा किया जा चुका है। राष्ट्रीय दल का जो दर्जा होता है किस रूप से प्राप्त होता है, किस रूप से उसे दर्जा के संदर्भ में योग्यताएं अर्हताएं धारण करना होता है, लाभ क्या होते हैं राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी, सब 9 दिसंबर में आप लोगों को कवर किया गया है। तो जाके आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको पता ही होगा समय बचानी है ताकि महत्वपूर्ण जो टॉपिक उस पर चर्चा करनी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना पर लगाई मोहर। तो जो लोग याचिका दायर किए थे, उस विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थी, पीएल दायर किया गया था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो अग्निपथ योजना है आपको यह सही है और इसके संबंधित जो भी याचिकाएं थी उसे खारिज कर दिया। जब ये अग्निपथ योजना आया था मैंने उसी दिन बताया था आप लोगों को कि हर मुद्दे को है ना सरकार के नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हमारे पास युवा क्राइसिस से गुजर रहा है, सेनाएं है ना, युवा क्राइसिस से गुजर रहा है। कुछ वर्षों के बाद, 10 से 15 वर्षों के बाद या 20 वर्षों के बाद, आप मान के चलिए 15 से 20 वर्षों के बाद जो युवा क्राइसिस का औसत उम्र है ना, औसत उम्र जो सेना का होना चाहिए वो बढ़ जाता है, जिसके लिए जल्द से जल्द है ना रिकमेंड 1999 से ही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द युवाओं को भर्ती किया जाए और तीव्र भर्ती किया जाए। पर यहाँ पर क्या है, ये रोटेशनल फेज में जो किया जा रहा है, जिसमें से हम ट्रेनिंग तो पहले 100 लोगों को देंगे, जिसमें से 25 को जो सबसे बेस्ट होंगे उसको 25 को सेलेक्ट करेंगे प्रत्येक साल, और ये 75 जो रहेंगे किसी कारणवश अनफिट हो जाते हैं, बाद में अपने कार्य के दौरान ऐसे व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से घटनाएं लगातार कुछ वर्षों में देखने को मिला था। अपनी ही सेना के लोगों पर गोलियां चला देते हैं, कभी इस प्रकार से नियम रूल्स ब्रेक करते हैं, उस प्रकार जो रह जाएंगे, जो इनसे कम बेस्ट तो ये भी हैं पर इससे कम बेस्ट होंगे। यह जो 25% व्यक्ति होगा, जो भी चयन होगा जिनका, तो वो क्या होगा, वो सबसे बेस्ट होंगे जो आने वाले सेना का भाग रहेंगे। इनको लॉन्ग टर्म दिया जाएगा जो वर्तमान में पद्धति है। इन 75% को कौशल विकास प्राप्त होगा, तो इनको है ना अन्य क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, डिपोर्ट करके उनको बेहतर सुविधाएं दिलवा सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेना से मिलेगा तो कोई भी संस्थान उसे तुरंत रख लेगा अपने यहाँ रोजगार पर। तो मैंने उस दिन पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पर ये चीजें बताई थी। जितने लोगों को यह याद होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या मैंने इस चीज का उस दिन क्लियर किया था क्या नहीं किया था। बहुत से विरोध प्रदर्शन हुए थे देश में, अपने अपने तरीके से विरोध आए थे। पर अब जो दौर है ना 1947 का दौर इंडिया के पास नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान ये बात रखना है, हम 2023 में आ रहे हैं और क्या रहे हैं, हम आने वाले समय में 2047 के आसपास रहेंगे, जहां हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना चाहते हैं। साथ ही साथ विश्व में एक अपनी अलग पैठ जमाना चाहते हैं। विश्व राजनीति को हम अपने तरीके से दिशा देना चाहते हैं। तो हमारी सेनाएं हैं ना, तीनों सेनाएं सबसे पहले तो सबसे सशक्त होनी चाहिए और सुप्रीम बेस्ट होनी चाहिए। अर्थ यह है, तो इसी का कॉन्सेप्ट है। अगर हम ये सब लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रकार की योजनाएं इन्हें सहायक हो सकती थी। पहले क्या होता था, हम 100 लोगों का चयन कर लेते थे, तो जरूरी नहीं 100 में से 100 ही अपने पूरे कार्यकाल में सर्वश्रेष्ठ होंगे, उनकी कार्य क्षमता घटती होगी। मानते ये चीज ना, तो हम उसको कैसे बाहर करेंगे, नहीं कर सकते थे। इसलिए यह प्रक्रिया बहुत बेस्ट है। इस प्रकार के जो कार्य गतिविधि है सेना में, जो हमेशा आपको एक्टिव मोड में रहना अपने, जब तक आपका सर्विस है तब तक, तो ये समस्याएं का समाधान आपको इन प्रकार के बहुत से समस्याओं का समाधान आपको अग्निपथ योजना में हो जाता है। देखिए एक देशभक्ति एक अलग कॉन्सेप्ट है, और एक हम चयनित रूप से हम अच्छे सेना का निर्माण करें, जिससे है ना उस प्रकार की विफलताओं को कम कर सके, जिसके हम बहुत से खामियाजा पहले भुगत चुके हैं। इसलिए यह योजना आपको इस एस्पेक्ट से समझने की जरूरत है। बाकी चीजें तो बहुत से नेगेटिव बातें निकाली जा सकती है ना। अगर अभी आपको 10 लाख दे दिया जाए अकाउंट में सरकार के द्वारा,
तो भी जो लोग निकालने वाले होंगे नेगेटिव ना, वो निकाल ही लेंगे, ठीक ना। पर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको अधिक याद रखने चाहिए, और आपके एग्जाम के लिए एक्सपेरेंट के तौर पर, यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर, पीसीएस एस्पिरेंट के तौर पर आपको इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट बताना है, क्योंकि सरकार इसकी रिकमेंड कर चुकी है, समिति बन चुकी है। एक सीडीएस हमारे रहे विपिन रावत जी, उनका जो देहांत हुआ, उन्होंने अग्निपथ योजना के संदर्भ में बहुत से कमिटियां, अर्थात नाम नहीं था पर रिकमेंड कर चुके थे। इससे मिलता जुलता है कि सेनाओं को युवाकरण करना चाहिए, औसत उम्र जो बढ़ रहा है उसको कम करने की जरूरत है, तो ये सब चीजें किया जा चुका है। वर्तमान सीडीएस वो भी बात कर चुके, तो जो सेना अपनी कमेटी जो बनाती है ना, तो उसे एकदम समझ के रखिए कि जो सेना अपनी कमेटी देगी, अनुशंसा देगी, सरकार उसे ना सशस्त्र मानती है। रीजन उसके पीछे है कि कम ऐसे मामले आपको देखने को मिलेगा, कोई भी सरकार रहे 47 से लेकर वर्तमान तक सॉरी, तो 47 से लेकर वर्तमान तक जितनी भी सरकारें हैं ना, सेना के अंदरूनी मामले में ना बहुत ही कम हस्तक्षेप करती है। बाहरी आवरण, मान लीजिए बाहरी आवरण जैसे कोर डिसीजन होगा ना सेना का, उसमें सरकार बहुत ही कम इंटरफेयर करती है। कोर जो डिसीजन मेकिंग होता है सेना के कमेटी द्वारा कर ली जाती है, और सरकार को प्रपोजल दे दी जाती है। उसमें भले 19-20 सुधार होता है, किया जाता है, पर अमूमन ऐसा देखा जाए सेना का जो कोर डिपार्टमेंट अगर कोई रिकमेंड कर रहा है उसे लागू किया जाता है। तो इसे आप लोग समझिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इस साल सामान्य से कम होगी मानसूनी वर्षा, स्काई मेट के द्वारा, यह निजी पूर्वानुमान एजेंसी है, तो उसके द्वारा की गई है। तो ध्यान रखिएगा यह ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा कारण है उसके पीछे। आपको पहले तो ध्यान रखना है, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में आएगा टॉपिक, भौतिक घटनाएं। ऐसे ही स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट अपने अपने टॉपिक से टैली करा लेंगे। मानसून आपके किस क्षेत्र में, किस टॉप सिलेबस में आता है, ज्योग्राफी किस पेपर में है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, अलग अलग स्टेट के अपने अपने सिलेबस है, उसको ध्यान रखिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह है ना टॉपिक जो आया है, लालिनो शब्द एक लाता है और एक आपको अल्निनो आएगा। अल्निनो टाइप का लिखे हुए हैं नीचे होंगे, तब एक जरा आ जाते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ यही तो है। देखिए लालिनो और एक अल्निनो शब्द, आपको दो शब्द देखने को मिल रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब लालिनो की स्थिति समाप्त होने के बाद जब अल्निनो का प्रभावित होगा, तो कारण 30% आपको 20% सूखे की आशंका होगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि अल्निनो क्या करता है, सूखा लाता है। सीधा सा सीधी भाषा में आप लोग को बात की जाए, अल्निनो क्या लाएगा, सूखा लाएगा। और लालिनो क्या लाएगा, आपको वर्षा लाएगा, अधिक वर्षा कराएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक पिक्चर शेयर किया हो, याद होगा, अभी ग्रुप में शेयर किया हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। तो वहाँ 3 स्लाइड बने हुए, एक पहले स्लाइड में समान वर्षा की बात की जा रही है, दूसरे में लालिनो की बात की जा रही है, तीसरों में अल्निनो की बात की जा रही है। तो आप देख लीजिएगा उस पेपर को। एक समान स्थिति है जहां पर क्या है, ऑस्ट्रेलियाई भूमि क्षेत्र और जो पश्चिमी प्रशांत सागर है उसके बीच में उठने वाली स्थिति को समान, जहां पर दोनों जगह आपको वर्षा समान तौर पर देखने को मिलता है। अर्थात दूसरा आपको ऑस्ट्रेलिया भूभाग, अर्थात उसके प्रभाव जो भारतीय हिंद महासागर तक देखने को मिल जाता है मानसून के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, उससे लेकर आपको पश्चिमी प्रशांत महासागर के बीच में अगर कोई स्थिति हो जहां पर आपको आपको ऑस्ट्रेलियाई भूमि में दबाव है, तो आपको पूर्वी तट पर, अर्थात जो ये तट पश्चिमी तट है प्रशांत सागर का, अमेरिकी क्षेत्रों में, वहां पर वर्षा होगी अधिक, यहाँ पर नहीं होगा। इसके विपरीत स्थिति में आपको यहाँ पर वर्षा अधिक होगी, ऑस्ट्रेलिया भूभाग पर वर्षा नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, मैंने पहले भी आप लोगों को इस पर चर्चा कर चुका हूँ, लालिनो अल्निनो पर। आपको स्लाइड भेज दूंगा, पेपर में ऐड कर दिया, की पॉइंट में ऐड किया हुआ, सभी चीजें की गई है। बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसके द्वारा जो कहा गया है बातें समझिएगा कि मौसम अधिक वर्षा होगी तो 110% से अधिक मौसमी बारिश के तौर पर देखा जाता है, कोई संभावना नहीं है। समान से अधिक वर्षा 15% संभावना, अर्थात 105% से लेकर 110% के बीच वर्षा हो सकती है। समान वर्षा के तौर पर 25% की संभावना है, जिसमें 96% से लेकर 104% तक वर्षा की
आकलन किया जा रहा है। समान से कम वर्षा में आपको 40% की संभावना, अर्थात समान वर्षा 40% की संभावना है कि हमारे देश में इस बार बारिश होगी। अब ध्यान रखिएगा, अल-नीनो की वापसी से इस साल कमजोर मानसून की आशंका रहती है। तो अल-नीनो हमेशा क्या लाएगा, सूखा के दौर पर लाता है, क्योंकि स्थितियां क्या होती है कि जो आपको यह है ना, यह स्थिति देखिएगा, जस्ट मैं आपको समझा ही देता हूँ। भारत भूमि है, यह आपको प्रशांत है, यहाँ पर आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र है ना, और उसके बाद अमेरिका का क्षेत्र ले लीजिएगा, यहाँ से अगर मैं खींचूँ छोटा छोटा, ठीक है ना, और यहाँ पर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो गया। यहाँ से जो क्षेत्र बेल्ट है, ध्यान रखिएगा, यह पूरा प्रशांत सागर है ना, और हिंद महासागर है। तो अल-नीनो में क्या होगा, अल-नीनो में यहाँ पर वर्षा होगा, ठीक ना, यहाँ पर दबाव रहेगा अधिक, तो यहाँ पर वर्षा होगा, इन भू क्षेत्रों पर वर्षा होगा, यहाँ पर सूखा रहेगा, यहाँ पर कम वर्षा का क्षेत्र होगा। तो ये जो क्षेत्र है ना, इसका प्रभाव क्षेत्र ये पूरा है। तो जहाँ पर क्या होता है, वर्षा बहुत कम हो जाता है जब अल-नीनो की बात हो। और लालिनो में क्या होगा, लालिनो में यहाँ पर आपको कलर चेंज कर दूं मैं पहले, तब आप लोगों को बेहतर तरीके से, इसमें क्या होगा, लालिनो में क्या होगा, यहाँ पर अधिक वर्षा होगा, इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होगा, जितना ये क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर अधिक वर्षा होगा, और इधर पर सूखा हो जाएगा। तो यह आपको स्थिति देखने को मिलती है लालिनो अल-नीनो में। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट पहले भी बताया गया है, बस आप लोगों को एक्टिव मोड में चीज़ों को समझना है, सीखना है। बार बार रिपीट होता है टॉपिक, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें कवर की जा रही है, कवर लगभग टॉपिक कवर हो चुका है। कुछ टॉपिक है, देखिए आपको लगभग ऐप पर है ना, युक्ति है इसके ऐप पर लगभग 152 टॉपिक है ना, पीडीएफ की पॉइंट का दिया गया, जिसमें से आपको कम से कम 2 से 3 है ना, आपको औसत मान के चलिए टॉपिक प्रत्येक पीडीएफ में है। अगर इंटू कर देते हैं आप इसको, कम से कम 2 से भी इंटू कर देते हैं, तो लगभग 300 आपको आसपास टॉपिक कवर है। अब देखिए यूपीएससी है ना, 100 क्वेश्चन पूछती है, ठीक ना, तो सारे 100 क्वेश्चन तो दे के नहीं आइएगा, कम से कम आप 50-55 प्लस टॉपिक को कवर करना आपको है। तो ये 55 टॉपिक आपको है ना यहाँ से कवर हो चुके हैं, जो आपको करंट से पार्ट को कवर करेगा, बहुत से स्टैटिक पार्ट को कवर करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस टॉपिक को आप बार बार रिपीट कीजिएगा, इस 300 टॉपिक को जो पीडीएफ में की पॉइंट में दिया गया है, जितनी दफ़ा आप इसको रिवाइज कीजिए, आप उतना बेहतर आप स्थिति में होंगे। और आप देखते होंगे डेली एक ही टॉपिक आपको रिपीट होता है। 10 दिन अगर न्यूज एनालिसिस किया जाए, वर्तमान जनवरी के बाद से मैं बात कर रहा हूँ, 10 दिन अगर रिपीट किया जाए टॉपिक को, तो उसमें से अमूमन आपको 6 से 7 दिन है ना, पहले के न्यूज नजर आएंगे आपको, पहले वो टॉपिक हो चुका है, उसमें से 3 नया न्यूज होगा जो मैं आपको कलेक्ट करके देता हूं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इस 6 से 7 टॉपिक को क्या करना है, डेली रिवाइज करना है, और ये 3 टॉपिक जो आएगा आपको उसको ऐड करते चलना है। और ये जो स्टूडेंट करेगा, इस थ्योरी को समझ गया, पूरा पेपर एनालिसिस वो बेहतर तरीके से कर लेगा, अपने सिलेबस को कोऑर्डिनेट कर लेगा, और अपने सिलेबस के स्टैटिक्स पार्ट को करंट से ऐड करके अपडेट कर लेगा। और आपको यही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। जो स्टूडेंट ये करता है उसी का सिलेक्शन बहुत करीब होता है वो, और इस पर लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए बहुत स्टूडेंट बोलते हैं शुरुआत में, अगर दिल की बात मैं बोलूँ आप लोगों से, कि मैं सब कुछ करूँगा सर, बहुत मेहनत करूँगा या करूँगी, पर उसका रेशियो है ना लगातार घटता जाता है। आज वो 10 पेज लिख रहे हैं ना, तो क्या करते हैं, आने वाले कुछ ही दिन में वो 1 पेज पर आ जाते हैं, कुछ ही दिन के बाद उनकी जो लिखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, न के बराबर हो जाती है। मैं जस्ट अपोजिट कहता हूं कि आप आज लिखिए 1 पेज, दूसरे दिन लिखिए 2 पेज, तीसरे दिन 3 पेज, इसी तरह रेशियो बढ़ाते रहिए। जो स्टूडेंट इस रेशियो पर लगातार लिखते रहेगा, एग्जाम तक लिखते रहेगा, उसका सिलेक्शन होना है। नहीं तो बाकी तो हवा हवाई तो है ही, आप समझते ही होंगे बात को। चलिए, भारत विश्व गुरु है, उसका साथ होना अहम है। यह देखिए यूक्रेन की जो उप विदेश मंत्री है इमाइन जापरोवा, वो आई में भारत दौरे पर उनके द्वारा कहा गया, बस भारत विश्व गुरु है। तो देखिए यहाँ 2-3 कॉन्सेप्ट आप जानिएगा, चीजों को समझिएगा। क्या सबसे पहले इनके द्वारा क्या कहा गया कि भारत एक वैश्विक नेता है, और वो दुनिया की जटिल समस्याओं समाधान करने और शांति स्थापित करने अहम भूमिका निभा सकता है। ये भी बात बहुत अच्छी बात बोली इनके द्वारा, आपको लग रहा होगा भारत एक विश्व गुरु है, उनके साथ होना बहुत जरूरी है, ये भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा।
ठीक है ना। अभी लगेगा भावनाओं में, क्योंकि देश का, किसी भी देश के, हमारे देश के प्रति किसी राष्ट्र के प्रतिनिधियों के द्वारा ऐसी बातें की जाए तो खुद में लगता है ना कि बहुत बेहतर स्थिति में भारत आ गया है। कुछ चीज़ों को समझने की जरूरत है, पर आगे मैं बात करूंगा इनके पीछे पीछा हुआ तर्क, पीछे छिपा हुआ तर्क क्या है। अब रूस को लेकर भारत को आगाह भी किया है, उससे अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर उस पर बहुत ज़्यादा निर्भरता नहीं बढ़ाए, बात की गई है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद क्या कहा गया, यूक्रेन के किसी नेता पहली भारत यात्रा है, यह भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। अब बात बोला गया कि किसी देश पर निर्भरता नहीं बना। अब सही मायने में इनके द्वारा बोला गया वैश्विक नेता है, विश्व गुरु है, और कई साधुओं और संतों का जन्म हुआ है, यहाँ पर बातें की गई। बहुत अच्छी बात लग रही है। पहले आपको सारी चीजें मैं दिखा देता, उसके बाद कुछ इंटरप्ट करूंगा आप लोगों को। यह भारत के हित में होगा कि वह ऊर्जा और सुरक्षा जरूरतों को सिर्फ एक ही जगह से पूरा नहीं करे। ये भी चलिए कुछ हद तक सही लगता है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में। जो देश रूस के साथ ज्यादा निर्भर हो जाते हैं उन्हें क्या करता है, रूस ब्लैकमेल करता है। रूस यूक्रेन को एक शांति प्रिय देश बताते हुए जरपोवा अर्थात रूस सचिव जो है उनके द्वारा कहा कि हमने 1500 वर्षों में इतिहास में कभी भी किसी दूसरे पर हमला नहीं किया। बात बहुत अच्छी है, चलिए हमला नहीं किया आपने, तो सारी घटनाओं में आपने क्या वो गलती कर दिया है जो वैश्विक परिदृश्य पर स्पष्ट नहीं होता है। अगर हम आकलन करें कुछ दशकों का, मान लीजिए हम 2 से 3 दशक का हम अर्थात 30 वर्षों का आकलन करें, पिछले 3 वर्षों का, तो आप देखते होंगे कि 40 वर्षों का हम अगर आकलन कर ले तो देखते होंगे एक तरफ अमेरिका देख रहे होंगे जो अमेरिका समर्थित नाटो संगठन है ना। एक रूस देखते होंगे, रूस समर्थित जो उनकी नीतियां हैं उसमें देखते हैं, और उसमें बीच में भारत देखते होंगे। तो आपको नहीं लगता है ब्लैकमेल कौन कर रहा था, कौन ब्लैकमेल नहीं कर रहा है? वो 71 का युद्ध हो, भारत का युद्ध रहा हो, जिसमें अमेरिकी बेड़ा जब आता है, ब्रिटिश बेड़ा जब भारत के हिंद महासागर पर आता है, रसिया का जो बेड़ा है जब आता है तो वो वापस लौट जाते हैं। उस संदर्भ में, दूसरे संदर्भ में कि जब हम S-14 खरीद रहे हैं तो किस देश के साथ यह बोला जाता है, किस देश के द्वारा यह बोला जाता है, आप हमारे साथ रक्षा संबंध है, आप हमारे रक्षा संबंधों को डैमेज करके दूसरे देश के साथ नहीं खरीद सकते। रूस ने कभी ऐसी बातें की है? भारत किसी के साथ हथियार खरीद रहा है, किसी के साथ व्यापार स्थापित कर रहा है, रूस का कभी भी आप इस प्रकार के बयानबाजियां सुनते होंगे? भले उसके दिमाग में कुछ भी रहा, अपने मन में कुछ भी रहा, पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कभी उनकी बयानबाजियां ऐसी आपने सुनी होगी। पर इसने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भारत को ऐसी बातें की है, अर्थात ब्लैकमेल करने का थ्योरी डेवलप किया, और यह करता भी है अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, अमेरिकी नीतियों के द्वारा भारत या अन्य देशों को। भारत का तो छोड़ दीजिए, अन्य देशों को तो बहुत ये करता है, क्योंकि भारत अपने संप्रभुत्व सिद्धांत को लेकर चलता है। जब हम तुम्हारी बात 1947 में नहीं माने तो अब क्यों मानेंगे भाई? जब हम कमजोर थे उस समय हम गुटनिरपेक्ष राज्य के तौर पर रहा करते थे, अब तो हम तुम्हारे कुछ वर्षों बाद, हम कुछ वर्ष क्या कुछ दशकों के बाद हम तुम्हारे साथ खड़ा होंगे हर मैटर पर, तो हम अब तुम्हारी बात सुनने वाले हैं। और हमें ब्लैकमेल क्यों किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रूस ब्लैकमेल हमें क्यों करेगा। जो शुरुआती दौर से हमें क्या सहभागी नीति दिया है, सहभागी सहयोगात्मक सहयोग दिया हमें है, उसके संदर्भ में समझने की बात है। अब रही बात तेल की, बात की है, तेल की बात की गई, तो हमारा तेल ईरान के साथ भी आता है, इराक के साथ भी आता है, सऊदी अरब के साथ भी आता है। हाँ, कुछ बकेट आप लोग को मैंने कुछ दिन पहले समझाया था, बकेट जो तेल बकेट आप लोग को न्यूज एनालिसिस में दिया था, की पॉइंट में दिया था, उस की पॉइंट से आप लोग को समझ में आएगा हम इनसे क्यों दूर हो रहे हैं। अब मुझे आप लोग ये चीज बताइएगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। आपका घर यहाँ है, ठीक है ना, आपका दुकानदार, आपके आसपास 4 दुकानदार है, ठीक ना, 4 दुकानदार है। एक ये दुकानदार ऐसा है ना, इन तीनों दुकानदार से इनकी नहीं बनती है, मान के चलिए। पर भारत है ना, भारत इंडिया, या आप मान लीजिए आपका इन चारों दुकानों से बनता है, ठीक है।
इन चारों दुकानदारों से आपका अच्छा स्थिति बनता है। अब है क्या, आप ऐसी स्थिति में आते हैं जहां पर आपको कुछ सामान खरीदना है, ठीक ना, और चारों के पास वो सामान है, पर सबसे सस्ता आपको अगर ये सामान दे रहा है तो आप किसके पास जाइएगा? तुरंत आकलन कर लीजिएगा, हम उसके पास ही जाएंगे ना जो सबसे सस्ता मुझे देगा, क्योंकि किसी भी उपभोक्ता को क्या चाहिए? कम दाम पर अधिक संसाधन चाहिए, और जब ये मुहैया करा रहा है हमको तो हम इसी के पास जाएंगे ना। अब इसके साथ रिलेशन इसका क्या, हमको क्या मतलब, इसके साथ इसका रिलेशन क्या है, हमको क्या मतलब है, या इसके साथ इसका रिलेशनशिप क्या है, हमको क्या मतलब, ये हमें पैसा दे देंगे, दीजिए, तो हम मान जाएंगे। अगर अमेरिका या यूक्रेन को लग रहा है कि रूस के साथ हम व्यापार क्यों कर रहे हैं या हम एक तरफी क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा करो भाई साहब, आप लोग क्या करो, पूरा है ना, जितना हम लोग खर्च कर रहे हैं तेल पर, खर्च की जो पूंजी हमको दे दो, तो हम रूस से नहीं करेंगे। पर ये तुम लोग नहीं करो, पर बात तुम बनाना चाहोगे कि इनडायरेक्टली धमकी देना चाहोगे, इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करोगे, तो हम प्रोडक्ट नहीं बिकने देंगे। तो ध्यान रखिएगा, वो विश्व अब वो विश्व नहीं रहा है ना कि आपके इशारों पर ही पूरा विश्व चलने लगे, ये कॉन्सेप्ट तो है नहीं। अब कॉन्सेप्ट ये है, जो सबसे बड़ा उपभोक्ता होगा, सबसे बड़ा उपभोक्ता होगा, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन खरीद रहा है, उसी का डिमांड अधिक होगा। आने वाले कुछ दशकों के बाद और ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो हर देश है ना भारत के साथ बेहतर रिश्ते इसलिए एवज में कमाना चाहेगा कि हम इसके साथ व्यापारिक संबंध और अब बेहतर करें, उसके साथ साथ राजनयिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध स्थापित करें। तो बाकी सारी चीजें सही मानी जा सकती, जो ये बात ये इनके द्वारा बोल दिया कि रूस ब्लैकमेल करता है, भारत के संदर्भ में यह कॉन्सेप्ट सही नहीं है फिलहाल अभी तक। हाँ, एक दो मामले आपको जरूर देखने को मिल जाते होंगे जहां पर रूस ने बोला पर भारत की इस प्रकार की नीतियां नहीं अपनानी चाहिए, पर उसने कभी ये बात खुले मंच पर नहीं कहा है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमसे अगर तुम कर रहे हो मेरे से सामान खरीदने साजिश सामान से, तो तुम दूसरे 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 तरीके के दे रहे हो। क्रायोजेनिक इंजन में हमें वो सहयोग कर रहा था, तो अमेरिका के गुटबाजिया से क्रायोजेनिक इंजन बनाने में रूस जो हमें सहयोग करा था वो हम नहीं कर पाए, तो हम बाद में बाय इनडायरेक्ट हम चीज़ों को सीख कर आते हैं और उसके बाद यहाँ तक हेल्प हमें रसिया करता है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ें ना, फिर हमारा वैज्ञानिक इस पर शोध अध्ययन करने के बाद जो चीज़ें हम लोग एक दिन में प्राप्त कर सकते हैं उससे हमें 20 वर्ष लग गया प्राप्त करने में, क्योंकि हमें अपने से सीखना था। नहीं तो क्रायोजेनिक इंजन प्रोवाइड कराने के रसिया सहमत हो चुका था। तो यह देश हमें और इसका जो समर्थित देश ये हमें सीख दे रहा है कि हमें ब्लैकमेल कौन करता है। अब ये सब चीजें समझने वाली बात है, बाकी कहानियां है, दो पक्षीय संबंध है, तो आप लोगों को क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। बातें कहा जाएगा तो रूस के पक्ष में भी अपनी बात रखनी है और इनके समर्थन में भी पक्ष में कुछ बातें रखनी, हालिया घटनाक्रम को समझा देना, उसके बीच न्यूट्रल स्थिति कायम रखना। अगर रूस ऐसा करेगा तो हमारे पास कौन कौन से कदम है तो हम उसको उठा सकते हैं, इसके विरोध पर फिलहाल इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। जो बातें बताई गई समझने के लिए बताई गई, उसे एग्जाम में हूबहू मत लिख दीजिएगा। अब देखिए 5 गांव में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश से, आपको जो अमित शाह है हमारे गृह मंत्री उनके द्वारा। कीबुथु याद रखिएगा, कीबुथु, काहो और मिसई समेत 5 गांवों में यह ब्राइब्रेंट योजना शुरू किया गया। यह योजना ध्यान रखिएगा उद्देश्य क्या है, चीन के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुल 2967 गांवों को विभिन्न सुविधाओं में विकास करना। पहले चरण में आपको 662 गांव चुने गए, दूसरे जिसमें से 445 गांव है ना अरुणाचल प्रदेश के शामिल। तो ध्यान रखिएगा ये सब आंकड़े आपको पीटी फैक्टर पर तोड़ सकते हैं। इसके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, संसाधन उपलब्ध करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, अर्थात चीन से समर्थित जो भी राज्य है उसके गांवों को विकसित करना है। सिंपल सा पीटी फैक्ट के तौर पर आपको देख लेना है। अब केस स्टडी देखिएगा, ये केस स्टडी है, ई चालान आपको 7563 करोड़ रुपए के वसूल महज कितनी की गई, आपको 2874 करोड़ रुपया। तो केस स्टडी यह समझा रहा है किसी भी निर्णय को लागू करने से पहले है ना उसके धरातलीय संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूं, एसी रूम में अगर कोई फैसले लिए जाते हैं ना
तो यह जरूरी नहीं है कि वो 100% धरातल पर हूबहू लागू हो जाए और उसका आउटपुट उस अनुपात में आ जाए जितना एसी रूम में बैठ कर लिया गया निर्णय था। कि मान लीजिए हम 100 रुपया इसका आकलन करते हैं, 100 रुपया है साल में, हम इससे एसी में बैठ कर प्रतिनिधियों के द्वारा जो निर्णय लिया गया, साल में हम 100 रुपया मुआवजा के तौर पर, ई चालान के तौर पर प्राप्त करेंगे। पर धरातल पर आपको इसका क्या हो रहा है, 20 से 30 रुपया प्राप्त हो रहा है, अर्थात 70 रुपया का लॉस लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, यह वसूली कैसे होगी, उसका निस्तारण कैसे होगा, इसके लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं है। राज्य इसके लिए ग्राउंड लेवल पर कार्य नहीं कर पा रही है। इसके लिए केस स्टडी आपको यह लेकर आता है, जहां पर प्रशासनिक निर्णय के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति, राज्यों का सहयोग कितना जरूरी है किसी योजना को लागू करने में। अब ई चालान का मुद्दा हो या अन्य कोई भी योजना हो, अगर उसे 100% उसका आउटपुट लेना है ना 100%, उसके लिए हमें वो सारे माहौल क्रिएट करके देने होंगे जिसके आधार पर वो योजना सफल हो सकती है। तो यहाँ पर बात देखिएगा, देखिए सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए वाहन चालकों पर सख्ती का उपाय की नाकामी हो या गलत तरीके से लोगों को दंडित करने का नतीजा, लेकिन आंकड़ा नीति नियमताओं को बहुत कुछ सोचने के लिए विवश करता है। यह आंकड़ा जो है ना, लगाया गया जुर्माना कितना, 75,763 करोड़ रुपया और वसूला गया 2874 करोड़ रुपया। देख रहे 5,000 है ना, वसूल किया ही नहीं जा सका है। तो सोच के देखिएगा कितनी बड़ी राशि है। किसी राज्य के ना किसी विभाग कितनी राशि होती है, बजटीय आवंटन बहुत 2-3 विभागों का बजटीय आवंटन इतना होता है, सोच के देखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है इस केस स्टडी का। तो ध्यान रखिए, कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे ना, तो इस संदर्भ को समझा सकते हैं आप कि अगर हम बेहतर तरीके से राज्यों के स्तर पर जाकर कार्य नहीं करेंगे, उसको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके नहीं देंगे, जैसे ई चालान है तो ई कोड व्यवस्था होना चाहिए था। अब लोग क्या, चालान तो पुलिस काट दे रहे हैं, और भी बहुत से तरीके तो रिकॉर्डेड है कि इतना चालान आया, अनरिकॉर्डेड कितना चालान होगा। अब बहुत से रुपये ना, 200-400 रुपया 500 रुपया दे के बच्चे लोग भागते हैं, देखते होंगे आप लोग ना, आप लोग भी बहुत से लोग किए होंगे, पुलिस भाई लोग को चचा रख लीजिए, मामा रख लीजिए, ऐसे बात बोल के कुछ रुपया दे के निकल जाते हैं। उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, तो यहाँ पर वो भी देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम है 1989 जो है के तहत चालान 90 दिनों के भीतर निपटारा हो जाना चाहिए। पर जब निपटारा नहीं होता तो कोर्ट के मामलों को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन से संबंधित आवेदनों का निस्तारण नहीं किया जाएगा, ऐसी बात की गई है। तो ये ध्यान यहाँ रखना आपको है कि हम इसके लिए बेहतर विकल्प कैसे तलाश सकते हैं, इसके लिए आपको चीज़ों को समझने की जरूरत है। तो जब भी प्रश्न आपको प्रशासनिक अनियमितता, प्रशासनिक निर्णयन से संबंधित टॉपिक प्रश्न पूछे, तो आप इस केस स्टडी को यूज कर सकते हैं। सफल बनाना है तो हमें किस किस पार्ट पे काम करना। बेहतर क्या होता, बेहतर यह होता कि हम चालान सिस्टम को और भी बेहतर अपडेट कर सकते थे, कि उसके लिए हम मानक तय कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि मान लीजिए कोई एक दफा कोई इसका उल्लंघन कर रहा तो उसे हम माफी दे सकते हैं, पर दूसरी बार से हम 1.5 गुना चालान हम लेंगे, तीसरा बार करेगा तो इसको 3 गुना करेंगे, चौथा करेंगे 5 गुना करेंगे, और ये जो सर्किल है उसके बैंक अकाउंट से ही डायरेक्ट कटेगा। बहुत से लोगों का बैंक अकाउंट होता है, ऐसा नहीं अब इस युग में नहीं होगा। यूपीआई सिस्टम हम दे सकते हैं, अब कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे मामलों में जाएंगे जहां पर अनियमितता होगी ना, मान लीजिए किसी पब्लिक को लगता है कि हमसे गलत पैसे काट लिया गया, पैसा गलत काट लिया, ऐसा दूध का दूल्हा पुलिस भी तो नहीं है ना, ऐसा लगेगा कि पैसा गलत काट लिया है, तो वहां पर वो उसको ऑप्शन देना होगा ना, कि ऑप्शन दे दीजिए कि आप कोर्ट जाइएगा, तो उसके लिए ऑप्शन क्रिएट करवाइए। हाँ, कोर्ट में हम जा सकते हैं, तो वो पुश बटन दबाएगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन मुफ्त होना चाहिए, और वो प्रक्रिया जल्द से जल्द समाप्त होने के लिए ई कोर्ट व्यवस्था कायम करना चाहिए। क्या जरूरी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं बिहार जा रहा हूँ, ठीक है, पटना बिहार गया, मेरा घर बिहार में भी झारखंड में भी है, रहता हूँ, तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली में भी रह रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, मैं पटना गया, मेरा मान लीजिए दिल्ली का डीएल है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर निस्तारण किया जाएगा,
दिल्ली में निस्तारण किया जाएगा, पटना में निस्तारण किया जाएगा, या आपको झारखंड में। तो ध्यान रखिएगा, जब ये 3 ट्रायंगल बन रहा है तो कोई व्यक्ति विशेष, मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो दिल्ली से क्या मैं पटना जाऊंगा बार बार कोर्ट हाजिरी लगाने? तो नहीं। इसके लिए ई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उपभोक्ता को भी, अपने जहां भी उपभोक्ता रहे, किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में रहे, उपभोक्ता को आसानी से ई कोर्ट के माध्यम से समाधान हो सके। तो ये सब व्यवस्था हमें देने की जरूरत है ताकि निस्तारण बेहतर तरीके से हो सके, और उससे हम जो, मान लीजिए सही होगा तो फाइन भरो भाई, और मुझे भी फाइन भरने में कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि मैं गलती किया हूँ, और नहीं है तो मुझे सजा माफी मिलेगी, जल्द से जल्द होगी, तो हमें कानून पर और विश्वास बेहतर होगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। बाकी कहानी आपको इधर उधर की तो होगी ही। अब देखिएगा, मैंने जब पीएम की डिग्री के संदर्भ में जो राष्ट्रीय मुद्दा की बात किया था, केजरीवाल जी के द्वारा किया जा रहा लगातार, अब पार्टी के सभी लोग क्या कर रहे हैं, अब डिग्री दिखा रहे हैं, यह राजनीतिक अपरिपक्वता की बात की जा रही थी। मैंने उसी दिन बोला था, आप लोग को याद होगा, कि यह नीति सही नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने उस दिन बताया था ना, हमारे मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे कुछ और है जिस पर राजनीति करने की जरूरत है। राजनीति कहने का मतलब जो, जिससे आम जनता की हित पूर्ति हो सके, ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत हित पूर्ति हो सके, क्योंकि उस पार्टी में बहुत से लोग अनपढ़ है ना, जो अनपढ़ कहने का अर्थ है बड़े डिग्रीधारी नहीं है, बहुत से लोग उनके जो विधायक है, आंकड़ा एक आया था 22 से अधिक 22 से अधिक विधायक तो उनके 8वां पास नहीं है। तो इसका मतलब यह नहीं है ना कि वो प्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं। तो राष्ट्रीय जो मुद्दा, परिपक्व जो नेता होता है ना, उसके बयान देखिए ऐसे ही होते हैं कि इनके द्वारा क्या बोला गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विपक्ष कुछ नेताओं पर सवाल उठाए जाने के बीच जो प्रमुख है, राजपा प्रमुख जो शरद पवार है, उनका कहना है कि कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। पवार ने उनके क्या बोला है कि बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था की स्थिति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे मौजूद है, तो क्या देश में किसी की शैक्षणिक डिग्री की राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए? आप इस मुद्दे को उठाकर क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं? जो आप पार्टी है वो समझ रहे हैं क्या कर रही है? जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, वैधानिक संस्थाएं हैं, जितना भी सिस्टम है, जितना भी सिस्टम है, जो इसे क्लीन चिट दिया है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपको चुनाव आयोग, संस्थाएं, प्रक्रियाएं जो करती, चुनाव आयोग के द्वारा जो डीएम से लेकर, डीएम जो निस्तारण करता है उसके शपथ पत्र को, वो सारी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या सारे गलत हो सकते हैं? सोच के देखिएगा कभी। अगर अरविंद केजरीवाल जी को, मैंने उनको ट्वीट भी किया था, शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए, दूसरों के दरवाजे खिड़कियां तोड़ने से नहीं मिसालें कायम होती है। मिसालें कायम कब होती है? जब अपने घर के दरवाजे को तोड़ा जाए। अगर कोई विरोध लग रहा है कि हमें बहुत बेहतर प्रशासन करना है, तो शुरुआत अपने घर से की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यही चीज कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर शरद पवार, जो राजनीतिक रूप से शरद पवार एक अपने अलग छाप रखते ना, एक लंबा इतिहास इनका है राजनीतिक करियर का, उनके द्वारा देखिए बातें की जा रही। ऐसे ही आपको हाल ही में देखने को अडानी का मामला आपको देखने को मिला। जरूर मानता हूं कि अडानी के मामले में बहुत सी सेल कंपनियां कायम हुई है, तो क्या निजी कंपनियां सेल कंपनियां नहीं बनाती? उसका कौन ऐसा, आप बड़ी बड़ी कंपनियां का नाम ले लीजिए जो, जिसने सेल कंपनी नहीं बनाई है और उसके बाद उसने पैसे नहीं बनाए। यह बिजनेस एजेंडा होता है सेल कंपनियां बना के। हाँ, इसका यह संबंध रखना है कि यह कितना राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा कितना है। अब क्या किसी एक मुद्दे को हम बनाएंगे तो ठीक है, आप कोर्ट में इसको लेकर आइए ना, अडानी के डिस्प्यूट को कोर्ट में लेकर आइए, तो कोर्ट पर नहीं, इसको राजनीतिक तौर पर आप संसद के गलियारों तक घुमाए हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीय मुद्दे कौन है, आपको समझना होगा। राष्ट्रीय मुद्दे कौन है, राजनीतिक मुद्दे कौन है, और आपको व्यक्तिगत मुद्दे कौन है, यह समझने की जरूरत है। आपको एक आम जनता के तौर पर, एक एस्पिरेंट के तौर पर, एक आपको सामने वाले जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे किसी भी प्रकार का, उसको डाइफॉल्ट करने के लिए कि हाँ, इनके द्वारा जो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे कौन है, राजनीतिक मुद्दे कौन है और व्यक्तिगत मुद्दे कौन है, उसको समझने का
आपको अंतर करने का आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक? आगे हम लोग बात करेंगे। आगे देखिए क्या बात होगी, विशेष कुछ बात नहीं होगी। यहाँ पर जांच समिति की रिपोर्ट आई है, पूर्व नियोजित थी बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा। कमेटी बैठी है, पीटी फैक्ट याद रखिएगा, अभी फाइनल ये नहीं आया, इसलिए अभी इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ना आप लोगों को भी बोलना है। अभी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाने दीजिए, तब कहानियाँ शुरू होगी क्या है नहीं है। पर उससे पहले पीटी फैक्ट चीज़ों को याद रखना है। जैसे इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी थे। गैर सरकारी संगठन के 6 सदस्य शामिल थे इसमें। फैक्ट फाइंडिंग टीम जिसे नाम दिया गया है, उसकी आपको अंतरिम रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें कौन कौन शामिल है यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ, उसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व सदस्य अधिवक्ता चारूवाला खन्ना थे, पूर्व संयुक्त रजिस्ट्रार कानून और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिवक्ता ओपी व्यास जी थे, वकील भावना बजाज और पत्रकार संजीव नाइक जी थे शामिल इस कमेटी में। तो यह पहले इनके द्वारा बोला गया कि हिंसा के लिए भड़काऊ भाषण माहौल बनाया गया, शांतिपूर्ण शोभा यात्रा के लिए निशाना बनाया गया, ये सब बातें इनके द्वारा की गई है। तो इसका फाइनल डिसीजन आ जाने दीजिए, तब हम लोग बात करेंगे। कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट में चीजें होंगी, तो क्या आता है सामने, उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको पीटी फैक्ट चीजों को याद रखना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। ये चीजें आज आप लोग बेहतर तरीके से जोजिला सुरंग के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से की पॉइंट बना लीजिएगा। बहुत बेहतर तरीके से यह दिया हुआ है, टू दी पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टिक किया हुआ उसे कम से कम जरूर लिख लेना है। बाकी आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें कवर कर दी गई है जो आपको पीटी फैक्ट के तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे जोजिला टनल एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित टनल है। अब कितना ऊंचाई है तो देखिए 11,578 फीट की ऊंचाई पर है। अब श्रीनगर लेह राष्ट्रीय मार्ग पर बन रही है, आपको यह पूछ सकता है। कारगिल को पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों से जोड़ेगा यह, तो यह भी आपसे पूछ सकता है। गांदरबल जिले में स्थित बालटाल से लेकर कारगिल के जिले द्रास तक मिनी मार्ग को जोड़ता है यह 26 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 18 किलोमीटर अप्रोच रोड बन चुका है। यह 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड आपको सुरंग है। ध्यान रखिएगा 80 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ चल सकेगी, बातें ऐसे की गई है। अब यहाँ पर आंकड़े जो भी दिए गए आप लोगों को एक बार पीटी फैक्ट के तौर पर इसे क्या करना, राइट डाउन कर लेना है। अब जो चीज़ें यहाँ दी गई वही चीज़ें समझाई नहीं जाएगी ना, बहुत अच्छे तरीके से दिया गया, इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए एक केस स्टडी आपको यहाँ भी मिलेगा। भूमि में बिहार में भूमि अधिग्रहण को लेकर लटकी है रेलवे की कई परियोजनाएं। केस स्टडी आपको यह समझाता है कि किसी परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए आपको क्या है, सरकार और तंत्र के बीच है ना बेहतर संबंध होना चाहिए। सरकार और तंत्र के बीच बेहतर संबंध जब तक नहीं होगा, चीजें सही तरीके धरातल पर नहीं आएगी। हाल ही में एनएच के राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए लेट लपित परियोजनाओं के संदर्भ में एक रिपोर्ट आया था, जिस पर मैंने डिस्कशन किया था, हाल ही लास्ट वीक का होगा। उसको भी समझिएगा इसी केस स्टडी से संदर्भ जोड़ के। कि देखिए एक हाजीपुर सुगोली बिहार का एक क्षेत्र है, हाजीपुर और सुगोली बिहार। तो आप लोग बताइएगा पीटी फैक्ट में कि हाजीपुर रेलवे का कौन सा मुख्यालय है, कौन क्षेत्र का। तो सगोली रेल लाइन परियोजना के लिए 2003-4 में आपको शुरू की गई थी। 20 वर्ष बाद पूरा नहीं हो सका है। परियोजना की प्रारंभिक लागत कितनी थी? 528 करोड़ रुपया, सिर्फ 528 करोड़। अभी वर्तमान में कितना हो गया? 2200 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा चला गया इस अगर परियोजना को शुरू किया जाए। तो सोच के देखिएगा लगभग 4 गुना से अधिक आपको चीजें बढ़ गई है रेट। और यह 3 का मामला है, 20 साल बीत चुके हैं और अभी तक इस पर बैठ के ही हो रही है। याद रखिएगा जब स्वीकृति की गई थी रेल लाइन की, तो उस समय रेल मंत्री हमारे मुख्यमंत्री जो है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे। और बातें है ना कहाँ कहाँ फंस रही है, भूमि अधिग्रहण को लेकर राजस्व विभाग में और रेलवे मंत्रालय के। राजस्व मंत्रालय बोल रहा है रेलवे देर कर रहा है, रेलवे बोल रहा है राजस्व मंत्रालय लेट कर रहा है। अब जो भी समस्याएं हो दोनों के बीच पता नहीं क्या है नहीं है, अंदरूनी चीजें नहीं स्पष्ट है, पर इससे जनता के लाभ के हित जो है ना वो कहीं ना कहीं अछूते रह गए। जो लाभ आपको 2003 से लेकर 5 से 6 साल 10 साल में मिल जानी चाहिए था, रेल परियोजना शुरू हो जानी थी, अभी तक फाइलों में ही अटकी हुई है।
इसका कारण जवाबदेहिता कौन लेगा, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? राजस्व मंत्रालय ले, राजस्व विभाग लेगा, भूमि एवं राजस्व विभाग जो है उसे लेना है, या रेल मंत्रालय के द्वारा लिया जाएगा, ये कौन तय करेगा? जो क्षति हुई राष्ट्र को, जो 528 करोड़ में जो निर्माण हो जाना चाहिए रेल लाइन का, वो अब 2200 करोड़ होगा, तो अतिरिक्त 4 गुना पूंजी कौन देगा? किसके पैसे जाएंगे? टैक्स पेयर के पैसे जाएंगे, तो ये अतिरिक्त पूंजी ही लगा ना, 4 गुना अतिरिक्त पूंजी लग रहा है, तो हम 1500 करोड़ रुपया जो अतिरिक्त हम देंगे वो क्यों देंगे? सोच के देखिएगा ये सब चीजें। तो आपको यहाँ से केस स्टडी समझने की जरूरत है। किसी योजना को अगर हम शुरू कर रहे हैं ना, तो उसके पहले ना होता क्या है, हमको मान लीजिए यह क्षेत्र है, अब है कि केंद्र सरकार को दिल्ली से लेकर उड़ीसा तक कोई परियोजना लानी, तो पहले परियोजना घोषणा हो जाता है, उसके भूमि अधिग्रहण होगा। दिल्ली यहाँ है तो यहाँ से, तो भूमि अधिग्रहण का वो क्षेत्र किधर किधर जाएगा कोई डिसाइड नहीं है, इसमें लेट लपित हो जाता है। इसी तरह राज्यों में भी बात होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कि योजनाओं को है ना पहले नोटिफाई कर लेना, हमें इसके बीच में भूमि अधिग्रहण हो जाना चाहिए, सारे क्लियरेंस मिल जाने चाहिए, तब हम उस योजना को लॉन्च करें। और जैसे ही लॉन्च हो, अगले वीक से या अगले महीने से उस पर वर्क शुरू हो जाए, सारे सेटअप तैयार हो जाए। इससे क्या होगा कि हमें शुरुआत में तो समय लगेगा कि योजना को, मान लीजिए उड़ीसा या दिल्ली से लेकर कर्नाटक कोई योजना ला रहे हैं, अब वो रेलवे लाइन का हो या तो नेशनल हाईवे का लाइन हो, इसके लिए पहले हम अगर डिसाइड कर लेंगे, हाँ इस पर कितने कितने अधिग्रहण के क्षेत्र होंगे, कुछ पॉइंट जहाँ डिस्प्यूट होंगे उसको नोटिफाई कर लेंगे, उसका अन्य विकल्प हम ढूंढ सकते हैं। तो ये सब चीजें पहले अगर हो जाए तो ये जो योजना का लागत है ना वो कभी नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार का डिस्प्यूट जो है दो क्षेत्रों के, वो नहीं बढ़ेगा, एक विभाग में एक मंत्रालय में। तो इससे क्या होगा, जनता के हित बेहतर होंगे और भी जो आयाम है वो कहीं ना कहीं सशक्त होगा। केस स्टडी आपको यह समझाता है। तो जहां भी इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए, योजनाओं का बेहतर निष्पादन कैसे किया जाए, तो उससे संबंधित चीजों को कवर करना। अब ये देखिए, आपको आज जो आज दिया गया चीन का बढ़ता दुस्साहस, इस पर लगभग 3 से 4 दफा आप लोगों को चर्चा की जा चुकी है। आपको तो इस पर क्या करना, आपको एक नज़र अंडरलाइन किया उसे देख लेना है, अतिरिक्त जानकारी कुछ नहीं रखना है। जो चीज़ें बताई जा चुकी है दिसंबर में एनालिसिस, न्यूज एनालिसिस, उसे ध्यान में रखना है। और हालिया संदर्भ जो है आपको उसको समझ लेना है कि 11 स्थलों नाम जो चीन रखा है अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में, उसको थोड़ा सा ऐड करके आपको उन सारी पीछे की चीज़ों को याद कर लेना है। जाके PDF युक्ति आई इसके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो अभी तक डाउनलोड नहीं किए। वहाँ पर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक पैकेज होगा, उसको जाकर वहाँ से PDF देख सकते हैं, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको बस रिवाइज करते चलिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात यहाँ पर है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय भी चल रहा है, तो बातें की गई है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर बातें कुछ पहले मैं आप लोग को स्पष्ट कर दूं कि पंथ निरपेक्ष के आग्रह के कारण भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की राह आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पंथ निरपेक्षता की बात की गई। धर्म निरपेक्षता को तो छोड़ ही दीजिए, धर्मों के अंदर जो पंथ होते हैं उसकी भी निरपेक्षता की बात की है। वहां पर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कॉन्सेप्ट आसान नहीं लगता है, जिससे हम सांस्कृतिक रूप से ना एक राष्ट्रीयता हित के तौर पर यहाँ पर मान लीजिए हम राष्ट्रीय स्तर पर केवल भारतीय हैं, ठीक ना, पर सांस्कृतिक स्तर पर कभी भारतीय नहीं हो पा रहे हैं। रीजन इसके पीछे है, पूर्व का पूर्वोत्तर का क्षेत्र अपना विचारधारा लेकर चलता है, पूर्वी भारत का क्षेत्र अपना लेकर चलता है, उत्तर भारत का क्षेत्र अपना लेकर विचारधारा चलता है, पश्चिम भारत अपना विचारधारा लेकर चलता है, पूर्वी तट का जो विचारधारा अलग है, दक्षिण का विचारधारा अलग है, और मध्यवर्ती भाग का कुछ अलग है। तो हम सांस्कृतिक तौर पर कभी पुनर्जागरण के काल नहीं हुए, उसमें सभी धर्म का एक अलग से तड़का लगता है। हम क्षेत्रीय स्तर पर तो अलग अलग हैं ही, पर धार्मिक रूप से भी अलग अलग विचारधाराओं पर है। न हिंदू मुस्लिम को विचारधारा रूप से मेल खाना चाहता है, न मुस्लिम विचारधारा हिंदू के साथ खाना चाहता है, न जैन और भी विचारधारा के साथ, न तो बौद्ध और भी लोग बहुत से विचारधाराओं को लेकर चलते हैं। तो सांस्कृतिक विचारधारा पुनर्जागरण आसान नहीं है इस कॉन्सेप्ट के आने पर, इस चीज को पहले समझिएगा। अब ध्यान रखिएगा, सेकुलरिज्म का भूत के कारण त्योहार मनाते हुए हम सरकारों के प्रशासनिक व्यवस्थाओं से भयभीत रहते हैं। अब देखिएगा, सेकुलरिज्म का मैंने आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट आया था, एक्सप्लेनेशन किया था और मैंने समझाया था। इस शब्द ने देश का जितना बेड़ा गर्द किया है ना,
शायद ही हमारे देश के राजनीतिक शब्दावली में कोई ऐसा शब्द होगा जिसने देश का बेड़ा गर्क किया। इसको शुरुआत से इसका इंटरप्रिटेशन गलत किया गया है सेकुलरिज्म का, और इस चीज को आप सभी लोग महसूस करते हो, जितने लोग हैं, जिस संदर्भ में बातें की जा रही है उस संदर्भ के सभी लोग, वो हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो या अन्य कोई पक्ष हो, सेकुलरिज्म का अर्थ ही गलत इंटरप्रेट कर रहा है और उसको गलत तरीके से उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं साफ शब्दों में अगर बोलूं, अगर ये शब्द हमारे संविधान में नहीं रहे ना, सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट जो भारतीय विरासत में सेकुलरिज्म सदियों से है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। आज जब हम किसी चीज को बताने लगते हैं ना, तो एक समय के बाद है ना चीजें अटकने लगती है। अब एक मैं कॉन्सेप्ट आपको देता हूं, माता पिता और उसके पुत्र पुत्री बच्चों के बीच रिश्ते को बताने की जरूरत है। आप मुझे एक बात बताइएगा, कॉन्सेप्ट धरातल पर समझने की कोशिश कीजिएगा। माता पिता अब पुत्र पुत्री अर्थात उसके संतान के बीच क्या रिश्ते हैं, इसको समझाने की जरूरत है। ऑटोमेटिक भावनाएं डेवलप हो लेगी। जैसे ही बच्चा जन्म लेगा, माता पिता का कॉन्सेप्ट है, वो भावनाएं जन्म लेने लगी। तो हमारे संस्कृति में ऐसे ही है। हमारा जो भारत भूमि है वो माता पिता का व्यवहार करता है, और उसमें जो हम लोग हैं ना, उसके पुत्र पुत्री के तौर पर है। तो जो भावनाएं हैं ना, हमारा जब से यह भारत खंड जन्म लिया है, जब से अवधारणा आई है ना, इस पर रहने वाले लोगों में यही कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए ये पिता पुत्र है ना, बार बार ये कॉन्सेप्ट बोले कि मैं आपका संतान हूं, मुझे हक देना चाहिए, मुझे ये देना चाहिए। एक समय, कुछ समय तक इन माता पिताओं को लगेगा नहीं ये सही है, उनकी अधिकार है, उसको दे देना चाहिए। पर मान लीजिए ये 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, मान लीजिए 1000 गुना, 1000 दफा यह डेली बोलना शुरू कर दे, तो ये माता पिता जो कॉन्सेप्ट है, तो क्या यह रह पाएगा? सोच के देखिएगा, उनको इस पर डाउट होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह यह माता पिता भी बोलना शुरू कर दे, क्या बोलना शुरू कर दे? तुम मेरी संतान हो, तुम्हारी जवाबदेही है मेरे प्रति, परिवार हम दोनों के प्रति, यह बार बार बोलने लगे, तो देखिए यह ऑटोमेटिक जवाबदेही क्रिएट होता है ना। जैसे ही मान लीजिए हम लोग बच्चे हैं तो माता पिता हमारा सेवा करते हैं, हमारा लालन पालन करते हैं। जैसे ही बुजुर्ग होंगे तो हम लोग करते, ऑटोमेटिक करते हैं। या कोई भावनाएं बताने वाली है तो माता पिता पुत्र को बार बार, पुत्र पुत्री को मान लीजिए 1000 बार डेली टाइम कहते हैं, तो क्या यह भावना इन पुत्र पुत्रियों में होगा? नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लेकर चलिएगा। यहाँ पर भारत भूमि है ना, हमारा जननी है। वो किसी भी, आप मान लीजिए मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जैन हो या कोई भी हो, भारत क्षेत्र जो भूमि है ना, हमारी जननी है। जननी के पीछे ना कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? भावनात्मक है। उसे न कोई व्यक्ति विशेष, कोई राजनीतिक विशेष, कोई धार्मिक विशेष, कोई पंथ विशेष या कोई बाहरी तत्व है ना, उसे समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम है ना इस प्रकार का व्यवहार करो, ये ऑटोमेटिक आएगा। तो यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण बहुत जरूरी होता है। इसके पीछे सांस्कृतिक पक्ष आपका क्या है, आप किस विरासत को लेकर आए हुए, यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंथ निरपेक्ष एक आधुनिक कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम है क्या करते हैं, यह बताने की कोशिश करते हैं हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, हम उसके साथ विभेद नहीं करते, पर यह पॉसिबल है, पॉसिबल है। सोच के देखिएगा, कभी भी शासन प्रशासन या कॉन्सेप्ट एक पक्ष को चाहेगा कुछ समर्थन करना, दूसरे के साथ असमर्थन ही हो जाएगा ना। तो यह व्यवहारिक स्तर पर सही नहीं प्रतीत होता, पर आपको कॉन्सेप्ट में रहना है। इसको नए आधुनिक शब्द है तो इसको देना है। पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण आपका ना प्राचीन शब्द है, जो किसी भी भू क्षेत्र, मान लीजिए हम अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, यूरोप की किसी कंट्री की बात करें, अफ्रीकन कंट्री की बात करें, या तो हम चाइनीज देशों की बात करें, सभी जगह क्या सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कॉन्सेप्ट ही देखने को मिलेगा। राष्ट्रवाद का जन्म वहीं से होता है। अब ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर कुछ चीजों को स्पष्ट करूं मैं पहले, तब आगे बात करूंगा। या भयमुक्त समाज में लोग रह रहे, इतनी यह हो गया ना कि तुमको राष्ट्रवाद क्रिएट करना, तुमको इस्लामवाद क्रिएट करना, ये वो बहुत सी चीजें बात होती है। और भी पंथों द्वारा अपने विचारधाराएं दी जाती है। अम्बेडकरवादी कॉन्सेप्ट एक अलग से चल रहा है, यहाँ पर बातें की जाए। देखिए, मैं किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं बातें कर रहा हूँ, बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विचारधाराओं को बार बार अगर बोला जाए ना, तो विचारधारा नहीं रह जाता है, ठीक ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता है। जो भी उनके प्रणेता रहेंगे ना, वो अगर कहीं भी होंगे तो वो सोच के शर्म करते होंगे
कि मैंने क्या दिया था और वर्तमान युग का और आने वाले युग के लोग उसे किस रूप में देख रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। बार बार इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान और नकारात्मक से मुक्ति की नीति हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय परिदृश्य के पदार्पण के बाद देख सकते हैं कि हमने संस्कृति में क्या पहले था, अपनी नकारात्मकता था। कल मेरा एक ट्वीट देखिएगा, कोई एक पाटिल नाम का कोई व्यक्ति, अमित पाटिल नाम का कोई है, मुझे पूरा नाम याद नहीं, उसने ट्वीट किया, ये कोई साधु जी हैं, वो प्रवचन देते हैं, उनकी किडनी फेल है, वो प्रवचन देते हैं, शायद राधे जी का प्रवचन इष्ट मानते हुए उनका प्रवचन देते, पीला वस्त्र धारण करते, आपको नाम याद होगा तो मुझे बताइएगा। वो कल क्या थे, वो कल बेड रेस्ट पर है, बेड रेस्ट पर नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती है, क्योंकि किडनी पहले से डैमेज है और उनको किडनी देने के भक्त उनके बहुत से तैयार है भी, पर वो किडनी नहीं ली। अब ध्यान रखिएगा, जब वो बेड पर शामिल हो गए, बेड पर जाके भर्ती हो गए, तो इस व्यक्ति के द्वारा उनका फोटो टैग करके ये बोला जाता है, पाखंड और विज्ञान के बीच अंतर यही होता है। अब विज्ञान क्या बोलता है, विज्ञान के शरण में आ गए ना पाखंड, इस प्रकार का शब्द या इस प्रकार के सदृश शब्दों का प्रयोग करता है, जहां से यह नजर आता है। तो उनको मैंने एक ट्वीट किया कल, बताया, पूछा उनसे सवाल, कभी है ना मूर्ख जो होता है ना, मूर्ख दिखता नहीं है पर मूर्ख बनता जरूर है, वो स्वयं को पहचान दिला देगा कि हम मूर्ख हैं। कैसे मूर्ख है भाई, अब सोच के देखिएगा। आप कभी भी, कोई भी व्यक्ति मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, आप अपने स्तर पर आकर तुलना मत कीजिए कभी, कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी की तुलना, हमारी विरासत की तुलना अगर किसी संत या किसी सूफीवाद का कॉन्सेप्ट या किसी अन्य का कॉन्सेप्ट, बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट समझना है तो कहाँ समझना है, जो ओरिजिन जहां से हुआ उसको समझने की जरूरत है। अब शहर में बैठ के किताबों में और सोशल मीडिया पे इसका ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बात यहाँ समझने की जरूरत है कि हम आदिवासी क्षेत्र कितने लोग देखे हैं, आदिवासी क्षेत्र गए हैं कभी, कोई लोग जंगल, स्ट्रीम जंगल में गए हुए कभी, कभी जाके देखिएगा वो प्रकृति पूजक कितने होते हैं और उनकी उपासना प्रकृति पूजक का करते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है। आप जाके आदिवासी क्षेत्रों में जाके घूम के देखिएगा तो आपको सांस्कृतिक विरासत समझ में आएगा कि उसका सेवन करने से, आचरण करने से आपके जीवन में क्या शांति होती है, ठीक ना। विज्ञान, अभी हम लोग, आप लोग को ज्योग्राफी की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था, हमारा पूरा ब्रह्मांड का केवल 5% क्या कहता है, उसका ज्ञान प्राप्त किया, 90% का ज्ञान ही नहीं प्राप्त है, जिसे उसे क्या कहता है, डार्क एज कहता है, डार्क युग कहता है, डार्क बोलता है ना। तो सोच के देखिए, हम उस विज्ञान पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं जो 5% ज्ञान पर हामी भरता है और 95% का पता ही नहीं हो क्या कॉन्सेप्ट है। जब 95-100% ज्ञान अर्जित कर लोगे उस दिन ये बात बताना कि यह कॉन्सेप्ट क्या है। और जिसे ये क्या कहता है, लाइट वेट कहता है, लाइट के रूप में है ना। और हमारा जो सनातन संस्कृति, हमारा जो प्राकृतिक सनातन संस्कृति जो शुरुआती दौर से ही लाइट के कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, ऊर्जा को लेकर करता है। हमारे मनुष्य का जो 5 इंद्रियां हैं वो क्या है, ऊर्जा का ही तो स्रोत है ना, ये बातें करता है। तो हम सदियों पहले इस कॉन्सेप्ट को दे चुके हैं। अब उसे मानो मत मानो, ये आपकी बुद्धिमत्ता का है ना, वो द्योतक हो सकता है आप कितने स्तर के बुद्धिमान है। अब हर चीज में ना, हर चीज में आप है ना बुद्धिमान को मत, बुद्धिमत्ता को मत लाइए। ज्ञान को एक सीमा है, ज्ञान की एक सीमा है। अभी तक मैं, जहां तक मैं जानता हूँ, मानव मस्तिष्क आप देख रहे हैं ना, उसमें जो छोटी छोटी न्यूक्रोन है ना, न्यूक्रोन जो नाली जिसे हम लोग बोलते हैं मस्तिष्क का, जो आप टेढ़ा मेढ़ा लकीर देखते हैं, उसको तो समझ ही नहीं पाया, तो मानव शरीर को कैसे समझ लेगा विज्ञान। ये चीज समझ के देखिएगा, आप इस अंतर को जिस दिन समझ गए ना, उस दिन आप न्यूट्रल रूप से चीजों का आकलन करना शुरू कर दीजिएगा। कि जिस दिन आपको एक, सोच के देखिएगा, मैंने आपको वीडियो भी भेजा था कि हमारा आंख का रेटिना है ना, आंख का रेटिना में ब्रह्मांड का दृश्य नजर आता है, दिखता है ना। मैंने आप लोग को वीडियो शेयर किया था, जितने लोग देखे होंगे उस वीडियो को कमेंट सेक्शन करिएगा तो चीजें समझ में आएगा। हमारा जो आंख का रेटिना जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। तो समझ कर सकिए जो शक्ति परिदृश्य है वो कितने अहम है। तो ये कहाँ से प्राप्त होगा, सांस्कृतिक शब्दों से प्राप्त होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो सांस्कृतिक प्रति सम्मान और नकारात्मक जो नकारात्मकता हम लोग पाले हुए हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं समाप्त करने की जरूरत है और एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण लाने की जरूरत है। आपका इष्ट कुछ हो भी सकता है, मान लीजिए
लोग अपना इष्ट अलग अलग मानते होंगे, हिंदू धर्म अलग मानते हैं, मुस्लिम अलग मानते हैं, ईसाई अपने अलग मानते हैं, जैन अपने अलग मानते हैं, बौद्ध अपने अलग मानते हैं, सभी लोग अलग अलग मानते हैं और उनका मानना हक भी है। पर इसके मूल में कुछ तो आपको समानता लाने की जरूरत होगी, तभी तो एक भारत एक सांस्कृतिक गठजोड़ के तौर पर जन्म लेगा। नहीं तो सभी अलग अलग होंगे, फिर कभी हम इस तरह से कमजोर होंगे, हम आपको मारेंगे, वो हमको मारे, तभी तो आप देखते हो दंगा होता है, छोटी छोटी बातों पर पब्लिक पत्थर चलाना शुरू कर देती है। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका मूल कारण, अगर इस सब चीजों को समाप्त करना तो सांस्कृतिक अवधारणाओं को लाना होगा। कुछ आपकी बातों के यहाँ शामिल करना होगा, कुछ इनकी बातों को शामिल करना होगा, कुछ इनकी बातों को शामिल करना, कुछ इनकी बातों को शामिल, एक कॉन्सेप्ट लाना होगा जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ, और ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है सभी चीजों में, क्योंकि हमसे आपसे बहुत अधिक ज्ञानी ज्ञानी लोग आगे चले गए, ठीक ना। एक अमेरिका में एक वैज्ञानिकों का एक गुट बनाया गया है, मैं उस गुट का नाम अभी मैं मिस कर रहा हूँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा सर्च करके। अहुआ, अमेरिका के अहुआ में एक गुट बनाया गया है। जो प्रबुद्ध जो वैज्ञानिक लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, एक गुट बना रहे हैं जिसमें भारतीय ग्रंथ जो है, उपनिषद है, शास्त्र है, सशास्त्र है, सभी पर है ना चिंतन कर रहे हैं, उनका है रिसर्च कर रहे हैं। और आपको आज जान का आश्चर्य होगा, उस ग्रुप में है ना कोई भी भारतीय शामिल नहीं है, न भारतीय वैज्ञानिक शामिल, न भारतीय लोग शामिल, न भारतीय संत, न भारतीय कोई व्यक्ति विशेष। और पता हो क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि भारतीयों को ना अपने ग्रंथों के प्रति आपको सद्भाव नहीं है, इज्जत नहीं है, वो अपने ध्यान ही नहीं देते अपने शास्त्रों और उपनिषदों में कितना विज्ञान छुपा हुआ है। तो हम लोग रिसर्च करेंगे। तो सोच के देखिए, कोई विदेशी एक ग्रुप वैज्ञानिकों का जिसमें 30 से 40 वैज्ञानिक है जो वर्तमान से लेकर पहले के वैज्ञानिक रह चुके हैं, उनके द्वारा ये थिंकिंग कमेटी बनाई गई है जिस पर रिसर्च हो रहा है हमारे ग्रंथों पर हमारे लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ढेला पत्थर कर रहे हैं। सोच के देखिएगा, कोई व्यक्ति विशेष हमारे ग्रंथों के बारे में क्या रिसर्च करा, हमारे रिसर्च, हमारे ग्रंथों से क्या रिसर्च निकाल के क्या 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 चीजें डेवलप करेगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखिएगा। और ये कॉन्सेप्ट है, अब आप मानिए ना मानिए अलग मैटर है, चीजें तो है ना। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना, आगे बढ़ना, बाकी चीजें कहानियां नहीं है। अब देखिएगा, आपको ये डाटा पीटी फैक्ट थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग क्या करना है, गेहूं का स्टॉक कितना है, 17 से लेकर 23 तक कितना आएगा, इसको राइट डाउन कर लेना। 2022 में कितना था, 21 में कितना था, 20 में, क्योंकि जब आंकड़े दिए जाएंगे खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, बस तो आप इस आंकड़ों का यूज कर सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए, एक है, इस न्यूज को आप लोग केवल एक नजर देख लीजिएगा। असमानता कारण बन सकता है चैट जीपीटी, बहुत ही चैट जीपीटी बहुत ही चर्चा में है, इस पर न्यूज एनालिसिस किया जा चुका है। क्यों है, बस बात कर लीजिएगा, देख लीजिए सभी चीजें यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। चीजें अभी हाल ही में कुछ देशों के द्वारा इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया, उसे भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देखिए, संयुक्त अभ्यास में पहली बार 2 अमेरिकी B-1 बम वर्षक शामिल होंगे। बंगाल के कलाई कुंडा एयरफोर्स पर स्टेशन पर भारत अमेरिका वायुसेना के मध्य द्विपक्षीय हवाई अभ्यास कोप इंडिया 23 आपको शुरुआत हो गई है। तो कहाँ हुई है, बंगाल के कलाई कुंडा आपको एयरफोर्स स्टेशन पर। तो ये सब पीटी फैक्ट है, याद रखना है, कवर कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट बात करेंगे। एक पीटी फैक्ट और भी है कि कहाँ गया जी, कोई बात नहीं है, खत्म हो गया क्या। इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करना है, अभी राइट डाउन करके रखना है। इस पर कुछ न्यूज अपडेट होगा कुछ कुछ दिनों में, उस दिन हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर कर लेंगे। ये जनवरी 2024 में लॉन्च किए को तैयारी है, नाम रखा गया गुरु गोरक्षनाथ, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से गोरखनाथ स्थित एक मदन मोहन मालवीय जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों द्वारा जैसे डेवलप किया गया, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए स्टॉल बुक के लिए इसरो लिखा पत्र है। 5 किलो वजनी होगा सैटेलाइट, इसके संदर्भ में कुछ चीजें आएंगी, अभी पूरा बेहतर तरीके से हम चीजों को देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इसे बस राइट डाउन रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि आपको सैटेलाइट लॉन्च होगा 2024 में, आपको नदियों की जानकारी जुटाने के लिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कल फिर न्यूज एनालिसिस करते हैं नए वीडियो के न्यूज़पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। युक्ति आईज को सपोर्ट कीजिए, विजडम आईज को सब एजुकेशन को सपोर्ट कीजिए।
युक्ति है, इसका ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके आप चीज़ें दी जा रही है उसका लाभ लीजिए। साथ ही कोई भी क्वेरी हो मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा, हम कनेक्ट करेंगे आपसे। ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।